हेलो एंड मेरे साथ हैं श्वेत कालरा जी। पिछला एपिसोड आप लोगों ने बहुत पसंद किया बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के ऊपर बात कम होती है और इसीलिए ये शो खास इसलिए क्योंकि हम इस पे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली बिटकॉइन की भी बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, बिटकॉइन इज नथिंग, मेरे हिसाब से बिटकॉइन इज नथिंग बट एन इकोनॉमिक्स। बस बात इतनी सी कि वो इकोनॉमिक्स जो आपने +2 और +1 में पढ़ी है, या आपने को जो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये इकोनॉमिक्स थोड़ी डिफरेंट है। ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स है, राइट? जो हम बात करते हैं, बिटकॉइन इज एन आउटकम ऑफ एन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स। ये अब आपको आज से पहले ये पता भी नहीं था कि इकोनॉमिक्स में भी केन्जियन है, ऑस्ट्रियन है। इकोनॉमिक्स का जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स है, अगर आप उसको डिटेल में जाएंगे तो उस बिटकॉइन इस आउटकम है ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स की जो सोच है। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो किन्जियन मॉडल पे चलते हैं। किन्जियन मॉडल जो है उनको सूट करता है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स जो है वो सूट कम करता है सेंट्रल बैंक्स को, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी की बात करता है, वो फिक्स्ड सप्लाई की बात करता है, वो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करता है जो कि आप देखोगे तो सतोशी नाकामोटो का जो विजन है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स से अलाइंड है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड की बातें करता है। तो वो कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट की वजह से आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो केन्जियन इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऑस्ट्रियन और केन्जियन इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। अगर आप ये पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो माइकल सेलर की अकेडमी है, उसके ऊपर ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा कोर्स है जो आपको करना चाहिए। हाईली रिकमेंड करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो डेटा की। आज हम बात करेंगे डेट लिमिट। जो डेट क्राइसिस था वो कैसे, उसका मतलब क्या होता है। अब जो एग्रीमेंट्स हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट और में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो अचीव हुआ, ये क्यों ये ड्रामा करते हैं हर थोड़े थोड़े साल में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने मना किया हो कि नहीं डेट लिमिट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। मतलब जब से अमेरिका बना है ये ड्रामा हर 78 से 80 बार ये हो चुका है ड्रामा। डेट लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या इम्पैक्ट है, बिटकॉइन इसका कहाँ पे स्टैंड करता है, कैसे बिटकॉइन इज द सोल्यूशन, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, डेट लिमिट क्या है, कैसे ये अचीव होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। वेलकम सुवेद भाई। लास्ट एपिसोड बड़ा पसंद किया गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट एंड पीपल आर बहुत रियली मजा आया, लाइकिंग मुझे इट। भी बहुत मजा आया काशिफ भाई। आपने बड़ी अच्छी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से करी है कि बिटकॉइन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, नॉट केन्जियन। पहली बात तो मैं इसी बात पे थोड़ा सा व्याख्यान दे देता हूँ कि हमारे स्कूलों में, बिकॉज आई एम ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट, तो हाँ। स्कूलों में इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। और फिर भी जो पढ़ाया जाता है ना वो यही है, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम्स एंड स्ट्रिंग थ्योरीज, बहुत सारी हाँ। थ्योरीज जो स्ट्रिंग थ्योरी कह रहा हूँ, दैट्स द मैं साइंस विद इकोनॉमिक्स स्टार्ट में ली थी ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी दिमाग में आ गई। बट एनीवेज, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर कि केन्जियंस की जो सोच है वो ये है कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे तो समहाउ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी अलाइन हो जाएंगे, एंड दोनों के सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम पे आके कहीं ना कहीं बैठ जाएगा विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच दे कंसीडर टू बी गुड फॉर द इकोनॉमी, व्हिच हैज बीन ट्रेडिशनली 2%। अब उसके पीछे भी अगर जेरोम पावल से भी पूछेंगे कि 2% क्यों है, तो उनका एक इंटरव्यू है जो लिंक हम डाल सकते हैं। इवन ही डजंट नो द आंसर कि 2% क्यों है एंड व्हाई इन्फ्लेशन इज गुड। हाँ। इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से तो अगर आप देखें तो ये एक बेसिकली थेफ्ट है। अब मैं काशिफ भाई के घर में जाके सामान 2% रेट पे उठा रहा हूँ, काशिफ भाई को नोट नहीं हो रहा, तभी रेट चीजों के बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक लेट्स डिफाइन दिस कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड या ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स और बिटकॉइन और केन्जियन में क्या फर्क, क्या है। बेसिकली फर्क ये है, जैसे जेफ बूथ भी कहते हैं, जेफ बूथ इज द ऑथर ऑफ द प्राइस ऑफ टुमारो एंड ही इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रोपोनेंट्स ऑफ बिटकॉइन। वो ये कहते हैं कि व्हेन मनी इज अबंडेंट everything else becomes scarce, and when money is scarce everything else becomes abundant। और हो यही रहा है पिछले 10 साल में, जैसे हमने पिछली बार में भी डिस्कस किया था कि 45% ऑफ वर्ल्ड 65% ऑफ वर्ल्ड्स डेट और मनी क्रिएशन हैज हैपेंड इन द लास्ट 13 ईयर्स, जिसमें से 40% हैज हैपेंड इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप 40% मनी एक्सेस क्रिएट करके आउट ऑफ नथिंग क्रिएट कर देंगे तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट यही होगा। रियल एस्टेट आप देख लो कहाँ पहुंच गया है, गोल्ड फिर भी डाउन है, लेकिन इक्विटीज देख लो कहाँ है, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच पीपल आर जनरली इन्वेस्टिंग एंड फीलिंग रिच, और वो फिर वेल्थ इफेक्ट आ जाता है। अब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो दिस इज बिकम आउट ऑफ द रीच ऑफ सो मेनी पीपल। ठीक है, जिनके पास से पहले से प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, वो आज बहुत आराम से उसको एंजॉय कर रहे हैं, रेंट पे भी चढ़ा रहे हैं, उसको लेवरेज लेके, लोन लेके और आगे लेवरेजिंग करके कमाई कर रहे हैं। बट जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे, और ऐसे बहुत लोग हैं बिकॉज,
और यही हो रहा है, वेल्थ इफेक्ट, वेल्थ इनइक्वालिटी इसी वजह से ही बढ़ रही है। आज 1% ऑफ अमेरिकाज एलीट कंट्रोल्स 36% of their output, and if you compare 10% of the elite, they control about 70% of assets. तो अगर आप टॉप 10% के हाथ में 70% एसेट्स दे दोगे तो आगे चल के क्या होगा? सोसाइटी डिग्रेड ही होगी, जो लोग गरीब हो रहे हैं और गरीब होते जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर जब सड़क पे आ जाएंगे तो रेवोल्यूशंस होंगी। और यही फिएट मॉनेटरी सिस्टम का हिस्टोरिक वो भी है। अगर आप देखेंगे तो 1492 से पोर्चुगीज जब हुए थे तो उनका 1570 1580 तक चला, फिर स्पेनिश का चला रूल, फिर फ्रेंच का चला, फिर ब्रिटिशर्स का चला। ऑल दीज फिएट मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हैव लास्टेड फॉर अ ईयर। डॉलर भी एक 100 साल से ऊपर अब हो गया है, 100 साल होने वाले आई गेस, 1944 से 2024, 100 साल अगले साल पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डॉलर का भी एंड आएगा और उसके बाद एक नई मॉनेटरी सिस्टम को जन्म लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द ओनली ट्रूथ, ये ओनली रियलिटी इसलिए है बिकॉज ये कब तक चलेगा ये। और दूसरी बात, जब आपने कहा डेट सीलिंग, बहुत बड़ी नौटंकी है ये। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, डिफॉल्ट तो होने नहीं देंगे ना देश को ना ट्रेजरी मार्केट्स को। अगर वो कर देंगे तो पूरी विश्व का ही वो उठ जाएगा कॉन्फिडेंस। कोई भी ट्रेजरीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों खरीदेगा? तो ये पॉन्जी है, इसको चलते रहने देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन देने के लिए नौटंकी करते हैं, लास्ट मिनट पे आके अपना उसको एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ जी सब रिजॉल्व हो गया है। पर रिजॉल्व हुआ क्या है ये तो समझे हम। रिजॉल्व ये हुआ है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर दोबारा से यही डिस्कशन हो रही होगी, बिकॉज देव इंक्रीज द डेट लिमिट बाय $1.5 ट्रिलियन। और अगर यूएसए के अंदर 5% इंटरेस्ट रेट रहा, जो हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, और उनका जो डेट, जो टोटल डेट है दैट इज अबाउट 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स, तो उस पर $1.25 ट्रिलियन का तो उनको कर्जा का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा इसी साल में, और $1.5 ट्रिलियन बढ़ा है। तो अगर मैं बाकी सारे खर्चे छोड़ दूं कि भाई अगर यूएसए ने सारी चीजें अपने खर्चे कंट्रोल में कर लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई चीज में स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस स्पेंडिंग हो, कहीं भी कोई खर्चा नहीं बढ़ाया, और जो इस बारी की कंडीशंस में है भी कि नहीं बढ़ाना है, तो हो सकता है वो 1 साल से ऊपर थोड़ा सा खींच जाए। लेकिन humans have this capability of pacifying and lying to themselves कि हाँ all is well, but ultimately they cannot escape reality, and the reality is कि 1 साल के अंदर अंदर $1.5 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट के अंदर ही जब खप जाएगा ना एक्स्ट्रा, तब उनको फिर लगेगा कि यार अब क्या करें। एंड अगेन यही डिबेट 1 साल बाद हो रहा होगा। तो ये एक मनोरंजन है, एक पॉन्जी है, इसको एंजॉय कर लीजिए, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ अपने लाइफ का रास्ता अपना समझ लीजिए कि ये not everything lasts forever. Change is the only constant in life. तो अल्टीमेटली वो चेंज अब बहुत जल्दी जल्दी से आ रहा है। अगर आप देखें 2020 में कोविड आया, कोविड के बाद में दोबारा प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग के बाद इन्फ्लेशन आया, उसके बाद रेट हाइक्स हो गए, अब उसके बाद अब डिफलेशन मनी की बातें कर रहे हैं। अब दोबारा से अगर बहुत सारी चीजें कोई एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी आ जाती है तो फिर उसके बाद प्रिंटिंग होगी, फिर वो प्रिंटिंग 2-5-10 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं होगी, और 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। तो मनी की वैल्यू इतनी कम होती जाएगी, और एसेट्स जो हार्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली बात वही है काशिफ भाई, जो आप बोल रहे थे। आपकी मेरे को इस स्ट्रीम की डिस्कशन जब हम स्टार्ट कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो उससे पहले एक बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिमाग के जहन में रख गई। पैसा तो प्रिंट हो सकता है, लेकिन पैसा इज, और ये जो पैसा और ये करेंसी है, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ अकाउंट। द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फ्लरिशमेंट इज बेसिकली एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप खाने को प्रिंट नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी को, अगर सपोज कर लो आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे के लिए चली जाए, तो आप कुछ भी वो कर सकते हैं जो आज आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सो द यूनिट ऑफ अकाउंट इज इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ अकाउंट इज एनर्जी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी या खाना या पानी निकालना, उसको क्लीन करके आपके घर तक, एवरीथिंग कॉस्ट एनर्जी, एवरीथिंग एक्सपेल्स एनर्जी। तो वो एनर्जी जहां लगती है वो ही आपकी ह्यूमन फ्लरिशमेंट का ट्रू कॉस्ट है, और वही एनर्जी को वो प्रिंट कर नहीं सकते। तो यही मामले में भी मैं बोलूंगा कि केन्जियन थ्योरी जो है ना बिल्कुल गलत है, कि आप कंजम्पशन बढ़ाओ, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगी और अलाइन हो जाएगी विद अ सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जबकि ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स जो आपने बोली वो सिंपल है, वेरेवर देयर इज स्केर्सिटी इन मनी, एवरीथिंग एल्स विल बी अबंडेंट टिल द टाइम द मनी इज डिविजिबल, एंड if there is scarcity, if there is abundance of money, everything else becomes scarce। और वो यही हो रहा है आज की डेट में, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं तो आपने बिल्कुल, मैं तो कई बार देसी भाषा में कई बार ये चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। ये मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ
चाहे लोगों को पसंद, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझा था। जैसे कि मुझे माइकल सेलर इसलिए बहुत पसंद है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद ना चीज़ों को बहुत ही देसी तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली में ह्यूमन जो एनर्जी है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, जब हम अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं, जैसे मैं अपनी ये जवानी के दिन है, मैं 30 साल में जब था और जवान था, 20 साल में था और जवान था, जब मैंने वो काम करना शुरू करा तो 23-24 में जनरली हम शुरू करते हैं कोई भी। जब हम 23-24 साल के उम्र में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी अपने पीक पे होती है, मतलब हमारी फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, हर चीज। हम उस एनर्जी को, जब हम पैसे को कमाते हैं तो अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं और वो हम बदले में पैसा कमाते हैं। वो जो पैसा कमाते हैं वो बेसिकली एनर्जी का ही को ही हमने ट्रांसफॉर्म किया वर्क के अंदर, और उस वर्क से हमने एक आउटकम आया। वो आउटकम हमें दिया जाता है फियाट के अंदर, राइट। वो फियाट नहीं है, बेसिकली वो करेंसी नहीं है, वो आपकी एनर्जी का ही आउटकम है। आपने अपनी जवानी को, अपने प्रोडक्टिविटी को, अपनी पीक ऑफ योर लाइफ को आपने समर्पित करके एक चीज को अर्न किया। तो बेसिकली जो आपने अर्न किया वो एनर्जी का ही आउटकम है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपकी जवानी, ये बहुत, मैं फिर इस बात की गहराई को समझिए, आपकी जवानी के पोटेंशियल को, एनर्जी, उसको आपने पैसे में कन्वर्ट किया। और क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि पैसा एक ऐसी इनोवेशन है, एक ऐसी इनोवेशन है कि आप अपनी एनर्जी को फ्यूचर के अंदर ट्रेवल करा सको, उसको ले जा सको या स्टोर कर सको। कि जब काशिफ जो है वो 60 साल का बुढ़ा हो जाए तो उसके जवानी की एनर्जी जो उसने स्टोर की थी उसको वो 60 साल 65 साल में हार्नेस कर सके। उस जैसे एक चींटी होती है कि जब बारिश आने वाली होती है, ठंड आने वाली होती है, तो गर्मियों में सामान को ले जाके पेड़ के नीचे अपने होल के अंदर रख लेती है। तो इंसान अपनी पीक जवानी की एनर्जी को कंज्यूम करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके फ्यूचर के बुरे दिनों के लिए रखना चाहता है। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था। मनी का कॉन्सेप्ट ये है। और अगर आपकी जो मनी है वो आपके इस एनर्जी को, उसकी उसकी एनर्जी को रिटेन नहीं कर पा रही फ्यूचर में, कि 60 साल के 65 साल के बंदे को अगर ये सिक्योरिटी नहीं है कि उसने जिस इंस्ट्रूमेंट में उसने इन्वेस्ट किया है वो उतनी वैल्यू को रिटेन करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो उस वो मनी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और वो उतने ज्यादा उसका विश्वास ऊपर से उड़ जाएगा। इसीलिए सदियों से हमने देखा कि गोल्ड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी रही, उसके अंदर लोगों का विश्वास इसलिए बना रहा। आज भी पुराने बुजुर्ग आपके घरों में ये कहते हैं कि सोना रखो, सोने में रखो, इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि सोने ने अपनी एनर्जी, अपने अपनी उस वादे को पूरा किया, पक्का रखा। आज अगर अमेरिका अनाउंस कर देना कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली कि हम गोल्ड को अब फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। गोल्ड की इतनी डिमांड है कि गोल्ड को जब फैक्ट्री में अगर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो हर जगह आपको गोल्ड ही गोल्ड दिखेगा, और आपकी जो एनर्जी है जिसमें आपने स्टोर किया हुआ अपनी एनर्जी को, अपने काम को गोल्ड के अंदर, उसकी वैल्यू वर्थलेस हो जाएगी। बिकॉज बिल्कुल श्वेत भाई ने बिल्कुल सही बोला कि अबेंडेंस अगर है मनी की, राइट, तो आप समझिए कि बाकी सारी चीजें जो है वो अब ऑटोमेटिक स्केर्स हो जाती है, वो अब यही ऑटोमेटिकली हो रहा स्केर्स है। हो जाएगी, और मनी अगर अबंड अभी अबंडेंस नहीं है, अभी मनी स्केर्सिटी बढ़ने मनी लगा है। में, हाँ। तो हर तो चीज की अभी वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू मनी गिरती जाएगी। बिल्कुल, और अभी डेट सीलिंग यही है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई डेट सीलिंग जब तुम्हें बता दी कि इस बजट के अंदर खर्चा करना है, आप अपने घर में अपने बच्चे को क्या बोलते हो? पॉकेट मनी 500 रुपए है, 1000 रुपए, बेटे इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर वो एक हफ्ते के अंदर 500 रुपए खर्च कराए और आपसे आके बोले कि पापा मुझे पैसे और चाहिए, आप सवाल नहीं करोगे उससे कि बेटे मैं तो आपको बजट दिया था, वेयर आर यू स्पेंडिंग योर मनी? यू विल आस्क दैट क्वेश्चन। प्रॉब्ली एक बार आप उसका कहना मान जाओगे कि यार हो सकता है इससे खर्च हो गया। 78 बारी दूसरे नहीं। में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यहां पे यूएस गवर्नमेंट 80 बार अपना वादा तोड़ चुकी है कि 80 बार वो बोल चुके हैं कि भाई हम ये डेट सीलिंग क्रॉस नहीं करेंगे। डेट सीलिंग फिर क्रॉस हो जाती है, और वो पब्लिक को क्या, हर साल ये ड्रामा होता है। पिछले 80 साल से पब्लिक को ये ड्रामा करके दिखाते हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं यार नहीं नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। जबकि इस बार भी अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानी की बात है कि टोटल डेट सीलिंग जितनी बार बढ़ाई है वो रिपब्लिकन्स ने ज्यादा बढ़ाई है। इस बार डेमोक्रेट्स मांग रहे थे कि भैया बढ़ा दो, जबकि ज्यादा बार 40 से ऊपर बार रिपब्लिकन्स ने बढ़ाई है। नहीं, और बाय द वे, रिपब्लिकन्स वैसे
काशिफ भाई, आपके हमारे जितने भी लिसनर्स है ना, अगर इफ दे डाउट व्हाट वी आर सेइंग आल्सो ना, आई वुड रेकमेंड वो लोग ना व्हाट द एफ हैपेंड इन 1971 एक वेबसाइट है, आप जाके देखेंगे ना, जितने भी एक्सपोनेंशियल कर्व्स है ना, जिसमें रेट ऐसे बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, दैट इज ऑल स्टार्टेड टू हैपन सिंस दिस गोल्ड स्टैंडर्ड वाज अबेटेड फ्रॉम, मतलब 1971 में जब निक्सन ने आके बोला ना कि हम अपने गोल्ड प्रोमिसेस को पूरा नहीं करेंगे और ये टेम्पररी मेजर है, ये कुछ इंटरनेशनल माफिया है जो हमारे डॉलर को अटैक कर रहा है, आज से आप डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड रिडीम नहीं कर सकते। ये जितने एक्सपोनेंशियल ट्रेंड्स चार्ट्स के हैं, चाहे वो इक्विटीज के हों, चाहे वो रियल एस्टेट के हों, चाहे गोल्ड का हो, जो गोल्ड तो उसी टाइम 1970s में ही स्पेल करके 80s तक ही $35 से $800 तक पहुंच गया था, बट उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो गया, बिकॉज ये सिस्टम इतना रिग्ड है कि ऊपर से लेके नीचे तक रिग्ड है कि ultimately those closest to the printer are the ones who are able to decide for the fate of everybody else, and those closest to the printer is this cartel of international banks like the BIS, like the IMF, like the Federal Reserve, like the G7 nation central banks and their masters और पीछे के जो shareholders हैं, that इतना solid control करके रखा हुआ, but ultimately बात वही है कि everything the only constant in life is change and everything comes to an end, and this is what my point is कि ये जो अब है ना बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है, ज्यादा से ज्यादा एक बार और ऐसा लगेगा झटका को कि एवरीथिंग विल डिफ्लेट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी चीजों को डिफ्लेशनरी करती जा रही है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड बी रिड्यूस डाउन टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पर वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो नहीं है आज की डेट में, और वो इन्फ्लेट हो रहा है बिकॉज वो स्केर्स एसेट है और बिकॉज मनी अबंडेंट है। तो अगेन कुछ भी अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के श्रोतागण है तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मी, बट जैसे आपने समझाया बड़े सरल तरीके से, आई थिंक उससे तो सभी को समझ में आना चाहिए कि झोल जो है ना ये बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, अब इतना बड़ा होल हो गया है कि इसको कवर अप नहीं किया जा सकता, अब इसको फिल नहीं किया जा सकता। और अब ये जो है ना बिल्कुल चरम सीमा पे क्यों है, बिकॉज अब ये क्रेडिट मार्केट रिस्क भी नहीं है, अब ये सीधे सीधे सॉवरेन रिस्क पे आ गया। अब देखो थोड़ा सा मैं टेक्निकली और कोशिश करने की समझाता हूँ, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, कि अल्टीमेटली जैसे अगर आप पिछले 6 महीने में देखोगे, जैसे यूएस के अंदर अबाउट $600 बिलियन हैव नाउ बीन पुट इनटू मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स क्या है, ये बेसिकली आपके पैसे को ट्रेजरीज में डालते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ट्रेजरीज में, एंड देन दे गिव यू अ यील्ड ऑफ 5%। और ये जो पैसा होता है इनके पास में, ये बेसिकली रिवर्स रिपो से फेडरल रिजर्व से इंटरेस्ट ले लेते हैं बाय होल्डिंग, बिकॉज दे होल्डिंग दोस ट्रेजरीज, दे गिव इट टू द फेडरल रिजर्व व्हिच गिव्स इट इंटरेस्ट, एंड वो इंटरेस्ट वो आगे लोगों को बांट देते हैं और अपना बीच का कमीशन रख लेते हैं। चक्कर ये है कि जब से इतना पैसा मनी मार्केट फंड्स में आया तो बैंक्स भी प्राइमरी डीलर्स हैं, बैंक्स के पास में वापस वो पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, तो उसी सिस्टम में रिपो लेंडिंग भी होती है, रिपो लेंडिंग में बैंक्स के पास पैसा क्यों नहीं आ पा रहा, किसने ये सोचा है, स्पेशली द पीपल जिनको इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान। उसका सिंपल रीजन ये है कि पीपल हैव लॉस्ट ट्रस्ट, जो खुद बैंकर्स हैं, जो प्राइमरी डीलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे देमसेल्व्स हैव लॉस्ट ट्रस्ट, दे नो इट देमसेल्व्स। वो बुद्धू बनाने की गेम अलग है पब्लिक को कि बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्टेबल है, वी विल गेट आउट ऑफ दिस। प्रैक्टिकली कोई मैथमेटिकली वे ही नहीं है गेट आउट होने का इसमें, till the time the interest rates don't go back to zero, because इतने high debt पे the only way they can sustain this Ponzi for another 5 years is just they bringing down the interest rate to zero. अब अल्टीमेटली ये बात ना लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। बट अल्टीमेटली मैं आज ट्विटर पे किसी को लिख रहा था और वो ये था कि नॉट एवरी, इनफैक्ट nobody understands mathematics till the time mathematics enters their house and teaches them what it exactly is. जो आपने बताया, जैसे फैमिली में बच्चे को भी आप अपने समझाएंगे, अगर आप जेन्युइनली आपकी उतनी इनकम नहीं है, 2 बारी 3 बारी आप बच्चे की डिमांड पूरी कर देंगे, चौथी बारी तो आप भी हाथ खड़े करके कहेंगे बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज यू हैव टू एडजस्ट, बड़ा हो रहा है तू समझ। यहाँ कोई एडजस्ट ही नहीं करता, कोई समझना ही नहीं चाहता, ये बड़े हो ही नहीं है, बड़े हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको भी अपने नंबर बढ़ाने हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस को दोबारा री इलेक्ट होना है। कौन सा पॉलिटिशियन आके बोलेगा आज से काशिफ भाई हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड या बिटकॉइन स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं और आज से आपकी जो तनख्वाह है, अगर सपोज कर लीजिए $5,000 है साल की, अगले साल आपकी तनख्वाह जो होगी वो $4,500 हो जाएगी, लेकिन जो आपका घर आज $5 लाख को वो $50,000 का हो जाएगा। तो आप क्योंकि मैथमेटिक्स समझते नहीं है और आपका मन भी नहीं मानता,
आप कहोगे पागल हो गया तो पॉलिटिशियन। आप ये नहीं देखोगे कि माई नॉमिनल cost of my nominal cost of living is my sorry, I am into a positive trajectory because my nominal my सॉरी यार, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, मेरे को लगता है मैथ इकोनॉमिक्स, बट आप अपने सब सिंपल शब्दों में समझाओ कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो रही है। अगर मेरी तनख्वाह $500 पिछले साल से कम भी हो जाती है तो भी मैं नेट पॉजिटिव में हूँ, यू नो। मैं वो इकोनॉमिक का एग्जैक्ट थ्योरी नहीं लेके, टर्म नहीं लेके, मैं समझ रहा हूँ आपकी नेट बात। पॉजिटिव में हूँ। बट सिंपल सी बात है तो कि वो वो आदमी की दिमाग आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई आपकी। हाँ, आपकी जो परचेजिंग है पावर बढ़ गई, करेक्ट आपकी राइट परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। राइट। आपको लेकिन आपको सामने से दिखेगा कि आपकी फ्लैट की कीमत, सपोज कल को कोई पॉलिटिशियन आए, वो बोले कि ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं और हम जी वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने के बाद एक चीज का ध्यान रखना, आपके जो फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की ना, आने वाले टाइम में हो सकता है ये गिर जाए, ये 70 लाख 80 लाख रुपए रह जाएगी। ठीक है, रेडी हो। तो आपको अचानक लगेगा यार मेरे 1 करोड़ की फ्लैट की वैल्यू 70 80 लाख कैसे हो जाएगी यार, मतलब ये तो आप गलत कभी है। वोट नहीं दोगे उस तो आप पॉलिटिशियन को। वोट नहीं दोगे। आपको खुशी पता किस बात से होती है, हम क्यों इस केन्जियन इकोनॉमिक्स को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें मेंटली ये फील कराया जाता है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू ग्रो कर रही है, आपके स्टॉक की वैल्यू ग्रो कर रही है, खुश हो जाओ। आपके फ्लैट की वैल्यू ग्रो कर रही है, खुश हो जाओ, राइट। तो और आप खुश होते हो, आपके यार फ्लैट की वैल्यू बढ़ रही है, आपने 1 करोड़ का लिया था वो 1.5 करोड़ का हो गया है, आपने स्टॉक्स लिए थे 10 लाख रुपए के, वो 12 लाख रुपए हो गए। आपको जनरली खुशी हो रही है कि यार आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, बट एक्चुअली वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अगर आप देखें तो आपकी जो जो परचेजिंग पावर है पैसे की वो कम हो रही है, राइट। क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि सपोज आज आप जिसके पास एसेट है, ठीक है, वो 1 मिनट को वो ग्रो कर रहा है, जिसके पास फ्लैट है, जिसके पास लेकिन अगर एक नेशनल मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो पूरे दुनिया देश के अंदर अगर हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, अगर सिर्फ एक आधे परसेंट के पास अगर वेल्थ हो गई पूरे देश की और बाकी जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर चले गए, तो ये डिस्पैरिटी जो होती है जब भी किसी देश में आती है, तो हमने लेबनान में देखा, हमने वेनेजुएला में देखा, हमने जिम्बाब्वे में देखा, हमने अर्जेंटीना में अब देख रहे हैं, हमने टर्की में अब हम देख रहे हैं, हम दुनिया के इतने देशों के अंदर, अफ्रीका के अंदर हम देख रहे हैं कि जब ये डिस्पैरिटी बढ़ जाती है तो चाहे वो 1% है जिनके पास वो वेल्थ है, वो खुश नहीं रह सकते उस। क्यों? क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी किससे हो जाती है? हैव नॉट, अपने ही लोगों से, जो हैव नॉट्स हैं उनसे वो इनसिक्योरिटी होती है। तो सोसाइटी के अंदर एक अलग तरीके का जो 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 एक ये कह लीजिए कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और हमने देखा है कि सड़कों पे वायलेंस और ये चीजें हो जाती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पैसे की खुद की जो परचेजिंग पावर है, आप ये फील नहीं कर रहे हो कि आपकी अगर 1.5 करोड़ का, आप जिस घर में रह रहे हो वो फ्लैट आपका 1.5 करोड़ का हो गया, आप उसको सेल तो कर नहीं सकते, और अगर आपने सेल कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपको वापस से 1 करोड़ का घर मिलेगा, आपको भी फ्लैट 1.5 करोड़ का ही मिलेगा, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी इन्फ्लेशन आपको ये फीलिंग दिखाती है कि यू आर गेटिंग रिच, बट इन एक्चुअल टर्म्स यू आर गेटिंग पुअरर विद एवरी पासिंग ईयर। बात वही है कि इन अ गोल्ड स्टैंडर्ड और बिटकॉइन स्टैंडर्ड एवरीथिंग्स प्राइस विल फॉल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी अगर आपको एक घर की है तो उस घर की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो तो वैल्यूलेस है। लेकिन जब आप दूसरा घर लेने जाते हैं तो उस घर की वैल्यू आपकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको उस घर से क्या कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो आपके लिए वो यूटिलिटेरियन है। अगर आपको कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा, आपने सिर्फ उसको एसेट की तरह खरीद के लिया है कि उसकी पैसे बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी, वो नहीं होने वाला है। हाँ, तो इसलिए एवरीथिंग विल बी, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। एवरीथिंग विल अपने आप वो नीचे आते रहेंगे बिकॉज डिमांड कम होगी, प्राइसिंग ऑब्वियसली कम होगी। बट क्योंकि प्राइसिंग कम होगी, एवरीबडी एल्स हु इज इनटू द सेम स्टैंडर्ड, जिसने अपने पैसे को स्टोर करके सेव करके आने वाले टाइम के लिए सेव करके अल्टीमेटली कितना अमाउंट पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो घर ले सके, तो वो उस घर को ले पाएगा, क्योंकि अब वो उतना महंगा नहीं रहा जितना उसको बना दिया गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ दिस मनी, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रिंटिंग। आई होप यू आर एबल टू, वी आर ऑन दिस बिल्कुल, सेम आप ट्रैक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसको और वो देता हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास एक घर है, आज आप उसमें रह रहे हो, आपको एक दूसरे घर की आज क्या, आज का और जो श्वेत भाई ने बोला उस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आज आपको ये होता है कि यार एक घर तो है, दूसरा घर एज ए इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट, यूटिलिटी नहीं,
इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट? यार क्योंकि my inflation rate is 7%, so my money is devaluing by 7%. I need to grow my money by 15%. So आप मार्केट के अंदर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हो, आप कहते हो अच्छा क्या क्या है, क्या क्या है, अच्छा चल ठीक है घर ले लेता हूँ, एक और घर ले लेता हूँ, 15% का रिटर्न तो बेयर मिनिमम देगा। तो आप घर को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप लेते हो, क्योंकि आपके पीछे इन्फ्लेशन की तलवार लटक रही है 7% की। अब आ जाते हैं दूसरे स्टैंडर्ड में। अब हम चलते आप हैं पिछले इन्फ्लेशन, क्योंकि आप उस करेंसी को होल्ड करके रखना ही नहीं चाहते, हाँ, जो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू ही नहीं है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये भी समझो पहले। इन्वेस्टमेंट भी क्यों करता है आदमी? क्योंकि पता है कि हाँ, जो करेंसी मेरे हाथ में है, सपोज कर हाँ, लो आज 500,000 के बहुत सारे नोट पड़े हैं, या आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आप उस बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए क्यों नहीं रखे रहने देना चाहते? क्यों उस पे एफडी लेते हो? क्यों उस पे आप हाँ, मनी मार्केट फंड्स में डालते हो? क्यों आप उसकी इक्विटी लेते हो? और क्यों आप उसमें रियल एस्टेट में? क्योंकि पता है वो पैसा पड़ा पड़ा यूज नहीं हो हाँ, पाएगा, उसकी वैल्यू गिर रही है हर साल। ये लोग जानते तो हैं पर समझते नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हाँ। हो तो उसके उस सिचुएशन में क्या होगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में लोग क्या करेंगे कि आपको फील हुआ कि आपके पास ऑलरेडी घर है, अब आप दूसरा घर देखते हो कि मुझे जरूरत है या नहीं है। जरूरत कैसे होती है? जैसे घर बंदे की फैमिली बड़ी हुई, कहता है यार ऐसा है मेरे 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, चलो एक घर और ले लेते हैं भाई, मेरे बच्चे की शादी होगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी है, या मैं यू नो मेरी इनकम का एक सोर्स बढ़ाने के लिए चलो मैं वो कर लेता हूँ कि मैं लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते हो तो आपको ये पता है कि आपकी जो मनी है दैट इज स्टिल ग्रोइंग, दैट इज नॉट डी वैल्यूइंग, बिकॉज यू आर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, हर साल गोल्ड की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, वो गोल्ड डी वैल्यू नहीं कर रहा, अपनी वैल्यू को रिटेन कर रहा है। तो आपको पता है कि यू आर नॉट लूजिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ योर मनी, सो यू आर सिक्योर। तो आपका जो ये लो टाइम प्रेफरेंस जो माइंडसेट है ये आ जाता है इसमें। आप यू नो कि इवन इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग यू आर नॉट लूजिंग, बट टुडे इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग यू आर लूजिंग। जैसे कि धोनी और सचिन तेंदुलकर टीवी पे आते हैं और कहते हैं आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें वो कहता है कि मैं अपने बच्ची को क्रिकेट खिलाना चाहता हूँ और कि भाई मैं मेरा मन इसको नहीं है, मैं नहीं उतरना चाहता मैदान में मैं यार, वो तो कहता तुम्हें है कि जबरदस्ती उतरना उतरना पड़ेगा। हाँ, एक एडवर्टीजमेंट में रिकॉल कराना चाहता हूँ श्रोताओं को कि जहां वो आपने ध्यान से सुनिए, उन उन अल्फाजों को सुनिए, ये जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो अल्फाजों के अंदर की बात को समझिए। वो कहता है कि नेट में वो अपनी बेटी को नेट प्रैक्टिस करा रहा होता है क्रिकेट की, सचिन तेंदुलकर सामने से आ रहा होता है कि बहुत अच्छा खेलती है आपकी बेटी, तो कहता है जी सर मैं इसे क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो उसको बोलता है कि इसको तो देखिए मेहनत करनी है, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। कहता है किस तरह से? आपको भी म्यूचुअल फंड के मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना आपकी बेटी जब तक क्रिकेट खेलने के लायक होगी तब तक आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसका सपना सपना रह जाएगा। सो नाउ दे आर प्लेइंग विद योर माइंड दैट यू नीड टू इन्वेस्ट and you're getting insecure about your future, you need to take action। ये इनसिक्योरिटी जो होती है ये फियाट स्टैंडर्ड का इंटीग्रल पार्ट होती है। सो दीज ये आप समझ, ये मेरा और श्वेत भाई के जो आप देख रहे हो कि रैंडम हम लोग जो ये लेकिन काशिफ भाई अभी भी ना मुझे नहीं लगता लोग समझेंगे इस बात को। लोग ना तभी समझते हैं जब पेन इन्फ्लिक्ट होती है। बहुत कम लोग होते हाँ, हैं जो हमारे जैसे लोगों को सुन के समझ जाते हैं और उस पर एक्शन लेना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। वो कहेंगे यार क्यों मेरे 2 घर नहीं हो, क्यों मेरे 3 घर नहीं हो, क्यों मेरे घरों की एसेट की वैल्यू ना बढ़े। जिसने खरीद लिए मेहनत करके वो तो कहेगा ना मेरे बढ़े, और जिसने नहीं खरीदे वो कहेगा है यार थोड़ा सा रेट कम हो जाए तो शायद मैं घर खरीद पाऊँ। तो ये कांस्टेंट असल है अगेन। और जैसे आपने बताया इनसिक्योरिटी सबको है, बिकॉज पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मॉनेटरी प्रिंटिंग। तो लोग ना इस बात को, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव हियर, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक बट जनरली वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं ना लोगों को, जब तक पेन नहीं इन्फ्लिक्ट होती ना समझ नहीं आती। इस बारे में क्या सोचते हो आप? क्योंकि जब तक दे विल नॉट बी रग पुल्ड, जैसे होता है ना हमारे क्रिप्टो वाले स्फीयर के अंदर, यू गेट रग पुल्ड बाय ऑल दीस शिट कॉइंस एंड क्रिप्टो। जब तक आप रग पुल नहीं होते ना, जब तक आप पेन नहीं इन्फ्लिक्ट होती आपके ऊपर, तब तक आप समझ नहीं पाते। वो पेन कोविड में आई, अब नेक्स्ट पेन का फेज भी मेरे से लिख के ले लो, आने वाले 6-8 महीने साल के अंदर अंदर आने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड की मॉनेटरी सिस्टम को, बैंकिंग क्राइसिस को, डेट सीलिंग को, और जो ये क्रेडिट मार्केट का रिस्क जो अब सॉवरेन लेवल पे पहुंच गया, इन चीज़ों को,
अब कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम कोई बंद कर दें और कहें जी आज से आपका पैसा जो पड़ा है आप उसी के अंदर घूमते रहो, घुमाते रहो, पर बैंक से निकाल नहीं सकते। यू विल जस्ट बी ट्रैप्ड इन द सिस्टम। ये भी पॉसिबिलिटी है जो लोग अभी देख नहीं पा रहे। बट अगेन, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि ये आपको शायद वो भारी लग गया मेरा शब्द कि मैंने इसको बोला चेतावनी है, और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ चर्चा करें, चेतावनी लोगों को लगे ना लगे उनको अपने आप गॉज आउट करने दो। बट मैं सच में बोल रहा हूँ, ये चेतावनी है। आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, अंडरस्टैंड। चेतावनी हमारा द होल ऑब्जेक्टिव आउट हियर इज दैट, मेरा एक हमेशा एक मानना है, और वो ये है, अगर घर में दाल रोटी सब्जी दही छाछ लस्सी, ठीक है, फ्रूट्स लीची, रात को एसी में सोना आपको अगर मिल रहा है, आपको कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि बाहर कितनी गर्मी है और या बाहर क्या इश्यूज है, क्या बाहर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप जब बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि अरे यार बाहर तो बहुत इश्यूज है, ये क्या हुआ। पसीने से जब आपकी कॉलर जो गीला होता है और जब आप थक हार के घर आते हो तो कहते हो यार बहुत मेहनत है भाई पैसे कमाने में। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में, तब तक ये इश्यूज आपको इश्यूज नहीं नजर आएंगे। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि कोई आदमी अगर इस टाइम जिम्बाब्वे में है और उससे आप बोलो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, या वेनेजुएला में, कहेगा यार मनी डजंट वर्क आउट हियर। अगर आपने कभी पैको को देखा हो, पैको जो 40 कंट्रीज के ट्रिप पे, यार उसके ट्विटर को फॉलो करो। उसने अभी परसों एक वीडियो डाला जिसमें वो कह रहा है कि वो क्यूबा में है, और क्यूबा में जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, वो प्राइवेट बस ऑपरेटर टिकट जो है वो वहां की लोकल करेंसी में नहीं देता है। वो कहता है बिकॉज द लोकल करेंसी इज वर्थलेस, इधर यू गिव मी अ क्रेडिट कार्ड और अ इंटरनेशनल कार्ड ऑफ एनी सॉर्ट, और यू गिव मी यूएसडी। लोकल करेंसी में वो उसको टिकट ही नहीं इशू कर रहा है। वो कह रहा है ये कैसी कंट्री है। लेबनान में भी यही हो रहा है। उबर ने अभी एक नया फीचर अपने ऐप के अंदर डाला है विच इज लाइक अ नेगोशिएशन ऑन द स्पॉट विद द ड्राइवर एंड डिफरेंट ड्राइवर्स एट वन टाइम इन अ ग्रुप चैट, कि आपने एक सर्टेन अमाउंट बोला कि आज मैं आपको लेबनीज जो भी लीरा पाउंड जो भी उनकी करेंसी है उसमें लेबनीज लीरा में इतने, टर्किश लीरा होता सॉरी, लेबनीज पाउंड में इतने पैसे दे रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप फ्रॉम एक्स प्लेस टू वाई प्लेस। लेकिन जैसे ही आपने वो डाला तो वो ड्राइवर की है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, एंड देन देयर इज अ बिडिंग प्रोसेस। आप थोड़ा बढ़ाते हो, फिर दूसरा ड्राइवर तीसरा ड्राइवर आता है पिक्चर में, कोई ना कोई एक मान जाता है और आपको लिफ्ट मिल जाती है। मतलब लिटरली ऑन द गो हो रहा है। इमेजिन वहां पे क्या हाल है लोगों का यार। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एज यू सेड क्यूबा में कि वो तो आप क्यूबा में तो हो नहीं। हाँ, तो आप क्यूबा में नहीं हो तो आप यू विल नॉट रिलेट टू इट। पीपल हु आर in Nigeria can relate more to what you we are. So what I'm just trying to tell you कि people in US will not relate to what we are discussing. People in UK will not relate to what we are. It is not about. It is not about you need to relate it or not. It is not about you relate this thing or not. What we are trying to tell you is that sooner, if every nation, we know that they are on a standard where they have to print more money. Some countries are printing more, कुछ लोग कम प्रिंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर तरीका they are still very austerity और उसके साथ वो काम कर रहे हैं। जहाँ पे जीडीपी ज्यादा है, जहाँ इनकम ज्यादा है, जहाँ मेरे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, right? So those countries are doing fairly well, and there are countries like China, for example, is doing fairly well in terms of they are printing less. Even they are printing more than their GDP is still very high. They are less, dependent on. It's not about printing in GDP. China की जो strength है उसकी manufacturing है. You can print money, you cannot replace manufacturing. और manufacturing की वजह से उनको उस foreign exchange बहुत ज्यादा रिजर्व्स आते हैं, उनका करंट अकाउंट सरप्लस है हर कंट्री के साथ में। तो वो उस शॉक को जो लगने वाला है अभी वर्ल्ड को बहुत इजीली झेल पाएंगे मेरे हिसाब से, एज कंपेयर टू द कंट्रीज हु डू नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑन देयर ओन। एंड जब वो मनी एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी की तरह लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यू कैन प्रिंट वर्थलेस पेपर करेंसी, डॉलर्स, पाउंड, व्हाटएवर, बट यू कैन नॉट प्रिंट फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। और जब उस फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो सस्टेन कर जाएंगे, और जिन कंट्रीज के पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिनका ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस चीज को अभी यूएस, यूके, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, या यूएस तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। वो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, इफ यू नॉट वॉच दैट एपिसोड प्लीज गो अहेड, कि अल्टीमेटली दे आर एबल टू एक्सपोर्ट दैट इन्फ्लेशन।
क्योंकि जब आप डॉलर प्रिंट करते हैं और डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड है, और अभी भी अगर कोई झटका बहुत तगड़ा वर्ल्ड को लगता है किसी भी तरीके का, तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोगों का डॉलर में ही होता है, जैसे कोविड में भी हुआ था। तो डॉलर स्पाइक कर जाता है, और वो कब तक स्पाइक करता रहेगा। वाइमार जर्मनी में भी जब हाइपर इन्फ्लेशन आई थी, तो 5 7 8 10 साल जर्मन जो मार्क है वो ऐसे 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 होता रहा था गोल्ड के अगेंस्ट। फिर एक पॉइंट ऑफ आया जब लोगों को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, देन गोल्ड वेंट लाइक दिस टू अ मिलियन मार्क्स। तो कहने का मतलब ये होता है कि स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, नथिंग हैपेंस लीनियरली, इट इज ऑलवेज ग्रेजुअली देन ऑल ऑफ अ सडन बाय ऑल ऑफ अ एवरीबॉडी। सडन में जो मेरा ये मानना है, जो चीज इसको कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगी वो है एआई। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा अचानक जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको। और जो आपने देखा होगा डेट सीलिंग बढ़ाने का एक मेन कारण ये था कि मुझे सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं यूएस की, उनकी पेमेंट्स करनी है। हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता, ये सब चीजें आपको पता है आने वाले टाइम में एआई की वजह से जो वाइट कॉलर जॉब्स है स्पेशली, वो वाइप आउट होने वाली हैं मार्केट के अंदर से, क्योंकि एआई इज गोइंग टू टेक मोस्ट ऑफ द जॉब्स। और ये काफी लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी, तो अगर आप देखोगे कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू यू नो हेल्प दीज गाइज आउट। हेल्प इन द सेंस के बेसिक अम्यूनिटीज के लिए पैसे डालने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर, ठीक है। यूएस के अंदर वो थोड़े एक्सप्लिसिटली अकाउंट में डाल देते हैं। इंडिया के अंदर भी यहाँ पे फ्री राशन का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे यहाँ राशन डिपोज है, एक्चुअली में वो फ्री मनी ही है हम, लेकिन इन काइंड देते हैं। 10 किलो चावल, ये आटा फ्री भी। और हमने देखा अभी फ्री फ्री मनी के ऊपर कितनी राजनीति और कितना कुछ डिबेट चला भी है कंट्री के अंदर। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, फ्री और फ्रीबीज की जो राजनीति है हर देश के अंदर बढ़ने वाली है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो सरकार पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ये जो जिन्होंने बुक लिखी है द प्राइस ऑफ टुमारो, राइट, इनका भी यही मानना है कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से चीजों की कीमतों में कमी रेट गिर आनी रहा चाहिए, है। लेकिन चीजों की कीमतों में कमी नहीं आती है, क्योंकि पीछे से मनी प्रिंटिंग हो जाती है, तो चीजों की कीमतें महंगी होती चली जा रही है और एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। 10 लोग की जगह काम अब 2 लोग कर रहे हैं, 8 लोग क्या कर रहे हैं, 8 लोग बेकार हो रहे हैं। तो ये आने वाले समय में द ओनली वे आउट फॉर द कंट्रीज विल बी टू प्रिंट मोर एंड एक्सपोनेंशियल मोर मनी। ये हाँ, बिकॉज वो पॉन्जी इतनी बड़ी हो चुकी है, बेस मनी इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि किसी भी बुनियाद पे नहीं खड़ा हुआ, बिकॉज वो बुनियाद 1971 में ले ली गई थी, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब वो पॉन्जी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो पॉन्जी खत्म होने की हम अंतिम चरण पे ही है। दैट्स व्हाई मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ, कि यार हार्ड एसेट्स में पैसे डालो। दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज और कमोडिटी मनी लाइक बिटकॉइन और गोल्ड और व्हाटएवर। मानता हूँ पिछले 10 साल में उतना बेनिफिट नहीं मिला, नॉट फॉर बिटकॉइन बट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से गोल्ड। गोल्ड अब बढ़ना शुरू हो रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही था। और हार्ड एसेट्स में जैसे कमोडिटीज हो गया, या फूड हो गया, या कॉपर हो गया, आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, विच इज लिमिटेड इन द अर्थ सप्लाई, तो उसके ऊपर अगर आप पैसा डालना शुरू करोगे तो यू विल सी दैट नेक्स्ट 10 years विल बी द बेस्ट 10 years फॉर योर लाइफ, बिकॉज ये कभी भी अब। और प्रॉब्लम एक और भी है काशिफ भाई, अभी आपने जैसी बात बोली ना, और मुझे भी इस बात प्रॉब्लम ये है कि वेल्थ इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है अभी इंडिया में एटलीस्ट। कि अभी, और इंडिया में क्या होता है, मिडिल क्लास जो है ना, वो वैसे भी कोई प्रोटेस्ट तो करता नहीं है। मिडिल क्लास के पास तो 3 ही फिलॉसफीज हैं, ताली थाली या गाली। भाई या तो पॉलिटिशियन को टीवी पे गाली दे देंगे कि साले तूने कुछ नहीं किया या ताली बजा लेंगे उसके लिए, या फिर थाली बजाएंगे जैसे मोदी जी कहते हैं लेकिन प्रोटेस्ट नहीं होते। प्रोटेस्ट तभी होते हैं जब आदमी भूखा नंगा मर रहा होता है। और यूएस में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, वोकिज्म एक तरफ, एंड यूएस इज द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हम माने या ना माने, दे हैव द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर डॉलर को कुछ हार्म पहुंचता है, या उनके वजह से कोई सिस्टमिक रिस्क या सॉवरेन डेट क्राइसिस किसी और देश में खड़ा होता है, जो हुए भी हैं, उस सिचुएशन में कोई भी अछूत नहीं रहेगा। मैंने पिछली बार भी एक बात बोली थी कि आप यूएस छींक मारेगा तो जुकाम सबसे ज्यादा यूरोप को लगेगा, और यूरोप की तो बहुत भयंकर हाल होने वाला है, और हो सकता है बुखार चाइना को लग जाए, इंडिया को लग जाए, किसी को नहीं पता। वर्ल्ड इकोनॉमी बड़ी इंटरकनेक्टेड है, तो अपने आप को ना प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है इस सिचुएशन में। और यही हो रहा है मेरे को तो आई डोंट नो, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो समझना नहीं चाहते, या वो समझते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं ठीक है, ओके ओके सब ओके, बट ओके नहीं है अगर आप मैथमेटिकली समझोगे तो ओके नहीं है।
जैसे मैंने बताया 1.2 ट्रिलियन डॉलर से तो इंटरेस्ट पेमेंट का ही अमाउंट बढ़ जाएगा, और 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इंक्रीज किया डेट लिमिट, तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर यही डिस्कशन हो रही होगी दोबारा कि चलो अभी 2 ट्रिलियन और बढ़ाते हैं, और ये मतलब 30 ट्रिलियन से बढ़ के अभी 31.5 हो गया, फिर 35 हो जाएगा, और उससे पहले कोई सिस्टेमिक रिस्क खड़ा हो गया, या कोई टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशन या बैंक या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री फेल हो गई, और जैसे जर्मनी में रिसेशन की बातें कर रहे हैं और ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो गई है, एंड जर्मनी लीड्स द वे जनरली फॉर ऑल द अदर इकोनॉमीज, इफ यू सी, यू नेवर नो कि बलून में प्रिक कहाँ होगा और फूटेगी कहाँ से और हवा क्या निकलेगी और वो कितनी लोगों को उड़ा के ले जाएगी. सो जस्ट हेज योर सेल्फ इज माई सिंपल सजेशन टू एवरीबडी. इसीलिए हम आज डिस्कशन भी कर रहे हैं ताकि हमारे श्रोताओं को ये पता लगे कि यार ठीक है, इनकी बातें हमें समझ आए ना आए इन टर्म्स ऑफ यू नो द टेक्निकलिटीज या वट एवर द गोल्ड स्टैंडर्ड वट एवर और कीन्जी और ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, लेकिन हाँ मुद्दे की बात ये है कि पैसा डिवैल्यू हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है. वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा मॉनिटरी प्रिंटिंग है, एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं. ये कब तक सस्टेन होगा? यहाँ तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, लेकिन जब ये सिस्टमिक रिस्क सॉवरेन लेवल पे पहुंच जाएगा और सरकारों के ऊपर पहुंच जाएगा और सरकारें फेल होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कुछ होनी शुरू भी हो गई है, लाइक श्रीलंका फेल हुआ, टर्की आप देख लो ऑलमोस्ट 100% इन्फ्लेशन पे चला गया, लेबनान में बैंक्स फेल हो गए, सेंट्रल बैंक ने एसेट्स फ्रीज कर लिया आपके डॉलर के, या अगर 2012 में जैसे हुआ था साइप्रस में बेल इन हो गया था कि आपके बैंक अकाउंट से आप पैसे ही नहीं निकाल सकते, एंड यू बिकेम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट बैंक व्हिच फेल्ड एंड फॉर व्हिच आपकी कोई गलती नहीं थी. तो ये चीजें जो है ना, ये एक ट्रेलर थी. अभी जो आने वाला जो क्लाइमैक्स है मूवी का वो बड़ा भयानक है, वो हो सकता है, और अल्टीमेटली होना यही है. देयर इज द ओनली वे ऑफ अ ग्लोबल रीसेट जिसके अंदर डेट को या तो हाइपर इन्फ्लेट कर दिया जाएगा या डेट जुबली होकर उसको डिफ्लेट कर दिया जाएगा, और तीसरा कोई मैथमेटिकल वे नहीं है. अब ये चीज जो है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना, ये लोगों को समझना जरूरी है, चाहे वो समझे ना समझे उसकी अंदर की इंट्रिकेसीज, बट उसके मैसेजिंग को हमारे जो है ना वो समझ जाए, तो हमें लगता है कि उसी में हमें बड़ी खुशी मिल जाएगी कि हाँ, पीपल हैव ग्रास्प्ड एंड दे हैव बीन एबल टू हेज देमसेल्व्स. और Yeah, कितने लोग so if you see Zimbabwe has gone back to gold, issuing gold standard gold backed coins उन्होंने इशू किए हैं, जिनको यूजर्स अपने आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने एक लिमिटेड नंबर के इशू किए, बट दे जस्ट वांट टू सी हाउ इट वर्क्स, बट समवेयर दे फील कि यार हमें जाना ही पड़ेगा उस स्टैंडर्ड पे वापस. तो सो दैट इज वन थिंग, एंड प्लस एक सिंपल सा, श्वेत भाई, एक सिंपल सा लॉजिक है यार. खर्चे हैं, आमदनी है. मैं पॉलिटिशियन हूँ. आई लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इनकम. मेरे को 5 साल के बाद फिर 5 साल बाद आना है, तो मुझे खर्चे मेरी पहली प्रायोरिटी. आमदनी तो मैं कोशिश करूंगा बढ़ाने की, यही होता है. अब खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बाद मैं आमदनी बढ़ाने के लिए पैसा छाप रहा हूँ. इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई 2-3 सालों में. मैंने कहा भैया रेट हाइक कर दो, इन्फ्लेशन कम करो. रेट हाइक जब मैंने बहुत तेजी से करी, तो मेरी जब रेट हाइक बहुत तेजी से करी तो क्या हुआ कि अब बॉन्ड यार की वैल्यू, अब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी अनरियलाइज्ड रिसेशन में लॉसेस चली बढ़ जाएगी. गए, जो रियलाइज्ड लॉसेस बढ़ रहे हैं. वो यही कह हो रहे रहा हैं है. इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी. अब जब इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी तो कह रहे हैं पैसे फिर प्रिंट कर दो. फिर वो इन्फ्लेशन हुई, वो कह रहे यार रेट हाइक कर दो, और रेट हाइक करी, ओ यार रिसेशन, ओ यार रेट हाइक रिसेशन, रेट हाइक रिसेशन. अरे वो करते नहीं करते नहीं, करते अब काशिफ भाई करते अंतिम चरण पे हैं, सुनो इस तो बारी सही. जो आएगा ना बड़ा तगड़ा आएगा 1971 से ही तो अगर आप वैसे एक्चुअल फियाट मनी की जो हिस्ट्री है वो नहीं है जो पहली करेंसी प्रिंट हुई थी ना. एक्चुअल जो फियाट स्टैंडर्ड है, जो करंट स्टैंडर्ड है दुनिया में, वो 1971 से आया. 71 से हम लोग 2023 में हैं, तो हम लोग कितना रफली 50 इयर्स, 52 53 इयर्स नाउ 53 इयर्स इज द हिस्ट्री ऑलमोस्ट. ऑफ आवर फियाट स्टैंडर्ड. और दैट्स 53 इयर्स, तो हमने 53 इयर्स में करा क्या है? प्रिंट किया, ओ यार ज्यादा प्रिंट हो गया, ओ कम कर लो, ओ सर रिसेशन में जा रहे, ओ ज्यादा कर दो, ओ सर ज्यादा हो गया, ओ कम कर दो, ओ सर रिसेशन आ गया फिर. ये हमने क्या करा, 50 साल तक ये रेपिटेशन किया है. बट लेकिन अब इस सॉवरेन लेवल पे पहुंच गए काशिफ भाई, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल सॉवरेन लेवल पे. अब अब ये इसमें, बैंकिंग लेवल पे भी नहीं है. हाँ, अब इसमें जो जो इसमें ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा ड्रामेटिक करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये चर्निंग हो रही है ना. इस चर्निंग में अब धीरे धीरे कंट्रीज निपट रही हैं.
दिख ही रहा है ना, हाँ छोटी। अब वो कौन हाँ निपट रही है? जहां करप्ट करप्ट नेता है वो सबसे पहले निपट रही है, जहां करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले निपट रही है, जहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहां पे सिर्फ सरकारों के ऊपर खाने पीने के लिए लोग डिपेंडेंट है, जहां पे किसी ने ये सोचा ही नहीं कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन दें और इनको ग्रो करें, वो निपट रही है। ठीक है, जितना कमजोर देश होगा इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो पहले निपटेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग नेशन होगा इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यूज, प्रोडक्टिविटी, वो लेट होगा। एंड लेस लेकिन प्रिंटिंग। लेस प्रिंटिंग, ऑब्वियसली। तो ये एंड जो विद एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे है इंडिया ना, के पास आज एनर्जी सिक्योरिटी सही है, हाँ, वी प्रोड्यूस आवर ओन फूड, वी प्रोड्यूस आवर ओन एनर्जी, तो हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व एब्सोल्युटली। नहीं। एंड वी आर इन अ फेज, वी आर इन अ हाँ फेज जहां हमारा ना वो मिले, क्योंकि हम बीइंग द यंगेस्ट कंट्री है, तो हमारी जो राइट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो हमारी मीडियन एज इज 29 ईयर्स। राइट राइट राइट। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। 2050 तक हमारी मीडियन एज इज गोइंग टू रिमेन 29 ईयर्स। कंपेयर इट विद जापान विच इज ऑलरेडी 45 ईयर्स। दुनिया के जो देश हैं वो बुढ़े हो लेकिन रहे हैं। लेकिन दुनिया के अब पता जितने, क्या होगा, अब इसके मैं एक बाद मिनट में अपनी जो बात कंप्लीट प्रॉब्लम कर आएगी। लूं, हाँ हाँ, मैं अपनी प्लीज बात प्लीज कंप्लीट कर लूं। कंटिन्यू। दुनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है कि हम कि इंडिया में इंडिया के पास इंडिया की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ये लोगों को समझना जरूरी है। यार, आपका घर है, आपके परिवार में 6 बुजुर्ग हैं जो हर वक्त अस्पताल जा रहे हैं। एक कमाने वाला है, एक कमाने वाला है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन घर में उसके पास जिम्मेदारी है बुआ की, मामी की, मम्मी की, पापा की और बड़ा भाई जो कि 55 साल का है, और एक कमाने वाला है जिसकी उम्र है 29 साल। क्या 29 साल का जो लड़का है जो कमा रहा है, क्या उसके घर में बर्डन होगा? नहीं होगा। वो जितना मर्जी कमा रहा। सिंपल है ना। मैंने हमेशा बोला, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बोला था, परिवार देख लो और देश देख लो, एक ही चीज होती है। कोई कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक्स यार। घर ही इकोनॉमिक्स होती है। देश कुछ नहीं होता है, आपके घर का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। घर में 7 जने, 5 जने कमाने वाले हैं 29 साल के, और सिर्फ 2 डिपेंडेंट है। क्या होगा? घर प्रॉस्पर करेगा। इंडिया मीडियन एज 29 है। मीडियन, यार सोचो, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की मीडियन एज इज कितना? 29 ईयर्स। मैं कह रहा हूं जापान वपान सबकी 45 है, किसी की 50 भी है। यूरोप में चले जाओ 40+ है। यार, तो जो देश यंग होगा, जिसके अंदर डिपेंडेंट कम होंगे, वो ग्रो करेगा। सिंपल है ना। बिल्कुल ठीक बात है, और तभी हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया विल बी एबल टू सस्टेन थ्रू दिस पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड वेरी हाई वॉलेटिलिटी। बट अगेन क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, जो अब वॉलेटिलिटी आने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है, और वो जो आएगी ना वॉलेटिलिटी, वो काफी लोगों को एकदम से भौचक्का कर देगी और इस सिचुएशन में आ डाल देगी कि अब सॉवरन लेवल पे जब आ जाएगी बात, तो फिर अल्टीमेटली बात आती है कि क्या होगा उसके बाद काशिफ भाई। वो ये होगा कि जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या बहुत सारे बैंक्स या बहुत सारी गवर्नमेंट्स एक साथ फेल होती हैं, या कोई ऐसा तगड़ा वर्ल्ड का इवेंट है जो कहीं भी आ सकता है, किसी भी तरीके के फॉर्म में आ सकता है, जो हम सोचते नहीं है जनरली उसी वे में आता है। उस सिचुएशन में अब क्या होगा? अब द गवर्नमेंट्स विल हैव ओनली वन लास्ट, वो कहते हैं ना, एक ही हथियार रह जाएगा, एक ही तीर रह जाएगा कमान में, एंड दैट विल बी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। की यार ये बंदे बिजनेसमैन हैं, ये बैंक्स हैं, ये करप्ट हैं, ये हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सीधे सेंट्रल बैंक पे ट्रस्ट करना है। और अल्टीमेटली यही होगा दैट पीपल विल बी फोर्स्ड इनटू द न्यू सिस्टम, इनटू द न्यू करेंसी व्हिच विल बी अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एंड बिकॉज दे विल प्रिंट दैट करेंसी एंड गिव इट टू यू, एंड दे विल से कि आपके मोबाइल वॉलेट में बस एक अकाउंट खोलो, मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूँ या 5,000 दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ या $1,000 दे रहा हूँ इन यूएसए वट। सो जिनके पास पैसे नहीं है, दे विल बी फोर्स्ड even out of their own, even if they don't have that wish to come into that system, but they will be forced because they don't have the money, उनको सिस्टम में आना पड़ेगा, and then they will be trapped in it forever. So मेरे ख्याल से ये एक 3-4 साल का प्रोसेस और रह गया है, उसके बाद तो वी हैव टू गेट टू on the other side of this, and the other side of this is either a Bitcoin standard or a gold standard. तो मुझे लगता है आज भी हमने काफी डिस्कशन कर लिया। अब आई थिंक मेरे ख्याल से यही आई थिंक श्रोताओं को नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं कि क्या जी, स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देयर विल बी डेफिनेटली, ऐसा नहीं होने वाला, ये मेरी सोच है कि इमीडिएटली
nations will say Bitcoin standard is the right way No, forward. no. I'm saying 4, 5, Obviously, 10, 4, 5 years, 7 years. at least what we are They seeing understand. in the future is that there is at least they're thinking about a standard. मतलब अभी Right. तो right now they're right, at least they'll start thinking about an alternative way of doing things. Right. So maybe in our lifetime we might not see that time, and I'm least bothered about that. The only point I'm just trying to explain here is that the problems are there, solutions are also available. Which solution governments will pick? Obviously that they'll try and pick the solution that suits them, right? The only point we are trying to discuss it here is that at least you as an individual know that what's coming, and Right. just think about it in the sense कि भैया यार अच्छा मेरे को ये नया पर्सपेक्टिव मिला, मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, लीस्ट बॉदर्ड, राइट? व्हाई? बिकॉज आपके एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि एटलीस्ट हम सोच रहे हैं, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो इवन आई डोंट, हम फ्यूचर में जैसे अभी इन एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के बारे में कि मैं ऑल्ट कॉइन से डिसएग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ, या ऑल्ट कॉइन्स का क्या सीन है, हम अपना टेक ही दे सकते हैं। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइम में ना, बात करते हैं क्या हम रियल एस्टेट स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं, हाँ, रियल एस्टेट, समथिंग व्हिच इज बैक्ड बाय रियल एस्टेट, क्या हम कमोडिटी गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, या सम अदर कमोडिटी, या फूड ग्रेन स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं, या हमें ऑयल स्टैंडर्ड डिस्कस, लेट्स डिस्कस, व्हाई नॉट ऑयल स्टैंडर्ड? हाँ, व्हाई नॉट ऑयल स्टैंडर्ड, व्हाई नॉट? तो हम सारे स्टैंडर्ड्स को, उनके प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करते हैं, हाँ वो करते हैं। Why only Bitcoin standard? All these standards, and then you think which is the best standard भी हो सकता है ना यार? हाँ, क्यों नहीं, क्यों Doge standard क्यों नहीं? I think why not we go back to Doge standard? Doge standard, Elon Musk standard. तो मैं कहता हूँ why a Bitcoin standard? मैं कहता हूँ let's discuss all these standards and then you figure out what is the best standard. Absolutely, you guys have to figure out. Everybody has to figure out by themselves. ठीक है, मजा आ गया as always. Fruitful, light-hearted, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी मस्ती वाली, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन वाली अच्छी डिस्कशन करिए, और होप लोगों को पसंद आई है, and if you did like it, do share it. So definitely do so. Thank you. Definitely. मतलब if you really like this discussion, please do share with Spy channel as well. And if you are watching it on Bittening, you can share, subscribe to Bittening. Please do comment what you felt. अच्छा लगा, बुरा लगा, बोरिंग लगा, whatever यार, ठीक है? Even if आपको बोरिंग लगा, sorry to say, we'll continue to do this, ठीक है? चलिए। See you, Kashif bhai. Take care. Thank you. Okay.